दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान का ऐलान, हिजबुल्लाह को इस्राएल के खिलाफ समर्थन देते रहेंगे। बड़े पैमाने पर दे रहा हथियार और पैसा। लेबनान क्यों हुआ नाराज, जानेंगे पूरा मामला। और अगली खबर में आपको बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया में हमले के बीच यहूदियों की जान बचाने वाला मुस्लिम शख्स को लेकर इस्राएली समर्थक इन्फ्लुएंसर झूठ फैलाते पकड़े गए। एक मुसलमान की बहादुरी बर्दाश्त नहीं हुई। और साथ में आपको बताएंगे, पाकिस्तानी नौसेना ने टेस्ट की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अरब सागर में बड़ी भारत की टेंशन, जानेंगे कितना है ताकतवर। इनके अलावा 37 साल बाद पीएम मोदी मुस्लिम देश जॉर्डन का किया दौरा। किंग अब्दुल्ला से मुलाकात के दौरान गाजा का उठाया मुद्दा। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान और लेबनान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, खासकर हिजबुल्लाह संगठन को लेकर। दरअसल ईरान लंबे समय से हिजबुल्लाह को अपना करीबी सहयोगी मानता है और इसे इस्राएल के खिलाफ प्रतिरोध मोर्चे का सबसे मजबूत हिस्सा बताता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के वरिष्ठ सलाहकार अली अकबर विलायती ने रविवार को साफ कहा कि ईरान हिजबुल्लाह को इस्राएल से मुकाबला करने में पूरी ताकत से समर्थन देता रहेगा। इसका मतलब है कि ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, पैसा और दूसरी मदद देना जारी रखेगा, क्योंकि वो इसे क्षेत्र में इस्राएल के खिलाफ अपनी रणनीति का अहम हिस्सा मानता है। ईरान इसी तरह गाजा के हमास और यमन के हौथी रिबल्स को भी समर्थन देता है, जिसे वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। दूसरी तरफ लेबनान पर अमेरिका और इस्राएल का दबाव है कि वो हिजबुल्लाह को हथियार डालने पर मजबूर करे, खासकर दक्षिणी लेबनान में, जहां हिजबुल्लाह का बहुत प्रभाव है। हाल के इस्राएल के साथ 1 साल से ज्यादा चली लड़ाई और सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने से हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो गया है। ईरान हिजबुल्लाह को रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन, एंटी टैंक हथियार और विस्फोटक सप्लाई करता है। पहले सीरिया के रास्ते जमीन से हथियार पहुंचते थे, लेकिन 2024 में असद के गिरने के बाद ये रूट बंद हो गया। अब ईरान हवाई जहाज, समुद्री जहाज और इराक के रास्ते छोटी मात्रा में हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है। 2024 की इस्राएल के साथ लड़ाई में हिजबुल्लाह के ज्यादातर हथियार नष्ट हो गए, इसीलिए ईरान अब उसे फिर से हथियार देकर रीआर्म करने में लगा है। ईरान के इसी समर्थन से लेबनान नाराज है। हाल ही में विलायती ने कहा था कि लेबनान के लिए हिजबुल्लाह का होना रोजी रोटी से भी ज्यादा जरूरी है, जिस पर लेबनान के विदेश मंत्री यूसुफ राजी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर जवाब दिया कि लेबनान के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी संप्रभुता, आजादी और अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। ईरान ने बातचीत के लिए राजी को तेहरान बुलाया भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए खौफनाक हमले के बाद इस्राएल समर्थक कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर झूठ फैलाते पकड़े गए। इन लोगों ने उस शख्स की पहचान को लेकर गलत जानकारी दी, जिसने हमलावर से भिड़कर उसका हथियार छीना और कई लोगों की जान बचाई। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि हमलावर को निहत्था करने वाला शख्स ईसाई है, जबकि सच्चाई यह है कि वो सीरिया के इदलिब शहर से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान है, जिसका नाम अहमद अल अहमद है। आरोप है कि यह झूठ जानबूझकर फैलाया गया ताकि किसी मुसलमान को बहादुरी का श्रेय ना मिले। अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमलावर का सामना किया और उसका हथियार छीन लिया। शुरुआत में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें शॉपिंग सेंटर में फल बेचने वाला दुकानदार बताया गया था। इस झूठ को फैलाने वालों में दक्षिणपंथी और इस्राएल समर्थक एक्टिविस्ट लारा लूमर शामिल है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमलावर को रोकने वाला शख्स मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई है। इसी तरह इस्राएल समर्थक इन्फ्लुएंसर इयाल याकूबी ने भी उसे मारोनाइट ईसाई बताकर पोस्ट की और उसे हीरो बताया, लेकिन ये दोनों दावे पूरी तरह झूठे साबित हुए। अहमद के चचेरे भाई मुस्तफा अल अहमद ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को साफ बताया कि अहमद सीरिया के इदलिब से है और एक सच्चा मुसलमान है। उनके दोस्तों और समुदाय के लोगों ने भी इसकी पुष्टि की। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि किसी मुसलमान को हीरो मानने से इनकार करना इन इन्फ्लुएंसर की इस्लामोफोबिक सोच को दिखाता है। एक मुसलमान जिसने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, उसकी बहादुरी मानने के बजाय
उसकी पहचान बदलने की कोशिश की गई। आलोचकों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है। जब भी कोई मुसलमान बहादुरी दिखाता है तो या तो उसे नजरअंदाज किया जाता है या उसकी पहचान बदल दी जाती है, जबकि अपराध होने पर मुस्लिम पहचान को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। बाउंडी बीच की घटना को डिजिटल दौर में मुस्लिम पहचान मिटाने का उदाहरण बताया जा रहा है। दरअसल अहमद अल अहमद ने अब तक सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो हमले में घायल होने के बाद ठीक हो रहे हैं। समुदाय के नेताओं ने उनकी बहादुरी को आधिकारिक सम्मान देने की मांग की है। हालांकि अब मुख्य धारा मीडिया ने सच्चाई साफ कर दी है, लेकिन झूठी पोस्ट अब भी सोशल मीडिया पर मौजूद है और शेयर की जा रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तानी नौसेना ने सोमवार को उत्तरी अरब सागर में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का लाइव फायर टेस्ट किया है। इस टेस्ट के बाद पाकिस्तानी नौसेना ने देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के संकल्प को दोहराया है। पाकिस्तानी नौसेना ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया उसका नाम FM-90NER है। FM-90ER मिसाइल एक मीडियम रेंज नेवल एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, जिसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। पाकिस्तान ने यह परीक्षण मई में भारत के साथ हुई झड़प के बाद किया है। इस दौरान परमाणु हथियारों से लैस दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलों और तोप से भारी गोलीबारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि 4 दिन का यह टकराव नौसैनिक झड़प में नहीं बदला, लेकिन पाकिस्तान नौसेना तब तक हाई अलर्ट पर रही जब तक दोनों देशों में युद्ध विराम नहीं हो गया। नव भारत टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में FM-90NER सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल लाइव फायरिंग टेस्ट किया। इस दौरान नौसेना के जहाज ने हवा में तेजी से घूमते टारगेट्स को सटीक निशाना बनाया, जिससे उसकी युद्ध क्षमता और तैयारी साबित हुई। इस अभ्यास के समय कमांडर पाकिस्तान फ्लीट खुद जहाज पर मौजूद थे और उन्होंने लाइव फायरिंग को करीब से देखा। उन्होंने अधिकारियों और नाविकों की पेशेवर क्षमता की तारीफ की और कहा कि नौसेना देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। ISPR ने यह भी बताया कि हाल के महीनों में पाकिस्तान ने सैन्य तैयारी बढ़ाई है। इसी कड़ी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुजरानवाला और सियालकोट के सैन्य ठिकानों का दौरा किया, जो भारत की सीमा के पास है, जहां टैंक और ड्रोन अभ्यास देखे गए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से हुसैनिया पैलेस महल में मुलाकात की है। हुसैनिया पैलेस से पहुंचने पर पीएम का औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक भी की। ये यात्रा कई मायनों में खास है। 37 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन की पूरी द्विपक्षीय यात्रा हो रही है। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने राजा अब्दुल्ला को भारत के प्रति दोस्ती और लगातार सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गाजा के मुद्दे पर जॉर्डन की भूमिका शुरू से ही सक्रिय और सकारात्मक रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पूरे क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन की सोच एक जैसी है। उन्होंने ये भी कहा कि राजा अब्दुल्ला के नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरता के खिलाफ पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि 2018 में राजा अब्दुल्ला की भारत यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने इस्लामिक विरासत से जुड़े एक सम्मेलन में साथ हिस्सा लिया था। वहीं किंग अब्दुल्ला ने पीएम के दौरे के दौरान हुए समझौतों और मेमोरेंडम पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा और साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच दशकों पुरानी दोस्ती, आपसी सम्मान और सार्थक सहयोग को दिखाती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।